इधर 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 मैम। मैं मैडम गुलशन बलराम रामचंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फट का वो भी पहनाएं। गुलशन इधर इधर मैम, इधर इधर थोड़ा इधर देखो, फोटो कैमरा की तरफ मैम। मैं रेणु जी को और कविता जी को रिक्वेस्ट करूंगा दोनों आए और फटका पहनाए, और साथ में आप भी आ जाओ प्लीज। मैडम थोड़ा सा ग्राउंड को भी लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऐसे होता है कि देखे लोग बैठे। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्या सभी लेक्चर अटेंड करने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई? एक बार आवाज नहीं आई? ताली बजाओ जोर से, जब पता लगेगा। आप वेलकम है आपका बहुत बहुत, और आप इस तरह की मतलब स्टडी कराएं ताकि याद रखें कि हमने कोई स्टडी की थी। कोई भी उम्र, कोई बंदा सोचते मैंने 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। ठीक है ना जी? मैडम का एक बार जोरदार स्वागत। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। श्री सुभाष जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बातें रख सकूं। वो आप लोगों को ये ज्ञान देना है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या होता है। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, अब इसमें अगर आप ये जान जाएंगे कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या होता है, तो उसके अंदर कैसे हमने कलर्स को यूज करना है, कैसे हमने किसी चीज की एनर्जी बढ़ानी है, कम करनी है, वो आपको मगअप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि जब आप जान ही गए तो आप अपना काम खुद ही कर लेंगे, बहुत सरलता से ये कार्य कर पाएंगे। तो ये कक्षा शुरू हो, ये क्लास शुरू हो, उससे पहले मैं नमन करती हूँ एसपीएस के प्रेरणा स्रोत श्री MP हिमखा जी को, और नमन करती हूँ हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री JP अग्रवाल जी को। एक्यूप्रेशर शोध परीक्षण एवं उपचार संस्थान 28 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद अब उन्होंने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को बहुत ही सरल और बहुत ही सहज बना दिया है। इतना कि कोई भी उम्र का इंसान, कितनी भी एजुकेशन हो इसकी, वो बड़े आराम से सीख सकता है। वो आज अब मेरे सामने जब आप लोग देखोगे और कुछ मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मैं तो आपको समझा ही रही हूँ क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कुछ बातें मैं आपसे सीख के जाऊँ, तो इट इज म्यूचुअल, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले से आई हुई हूँ, तो मैं देख रही थी यहाँ बहुत लोग रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से इतना सब लोगों को ऑलरेडी आता है, तो हम इसको बहुत बेसिक तौर से, क्योंकि ऑलरेडी थेरेपिस्ट हैं, बड़े विशेष, बड़े अच्छे मजे हुए लोग लग रहे हैं मुझे, बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलकर, तो हम वो बेसिक लेवल पे नहीं जाएंगे कि ये हाथ होते हैं, ये पैर होते हैं, व्हाटएवर, वो सबको पता है। जिसको नहीं पता वो मुझे बता दे, मैं हल्का सा सम अप कर देती हूँ। सुजोग सबको आता है, किसी को नहीं आता तो वो मुझे बता दे। ये नहीं, आपको नहीं आता? और सुजोग, सुजोग के बारे में सबको पता है? सबको पता है, आपको नहीं पता सर? आपको भी नहीं पता? और 5-6 लोग हो तो मैं 5 मिनट इसको दे देती हूँ, ताकि बेस तो बेस ही अच्छी दे दूं। 5 मिनट चलिए। सुजोग, अब क्योंकि हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करें तो मैं सुजोग की बात के साथ साथ एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, जिसको बोलते हैं तुल्यार्था। तुल्यार्था किसको पता है? तुल्यार्था के बारे में कौन कौन जानता है? सब जानते हैं? कोई नहीं जानता? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं, ठीक है। चलो, सुजोग और तुल्यार्था में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसलिए मैं तुल्यार्था बताती हूँ। उसमें जो सुजोग का डिफरेंस
बता दूं कि इस चीज को हम सिर्फ 5 मिनट देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ क्लैरिटी हो। ठीक है जी। एक कोरिया के एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर पार्क जे-वू, डॉक्टर पार्क जे-वू। वो बचपन में जब भी कभी वो अपना हाथ देखते थे, उनको ऐसे लगता था कि हमारे हाथ में और हमारे शरीर में कोई सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ तो है। तो उनको एक होती है ना, अगन होती है किसी किसी के अंदर कि वो जानने की क्या है। तो वो क्या करते थे कि उनको लगता था कि अगर हम जैसे हमारे हाथ हैं वो हमारे शरीर की तरह ही है, तो वो क्या करते थे, जैसे उनके एक बार दादाजी की मोच आ गई उनको उनके पैर में, तो उन्होंने पैसे नहीं थे उनके पास बहुत, तो चिकित्सा नहीं करवा सकते थे, कोई रही होगी प्रॉब्लम, तो उन्होंने यहाँ से दबा दबा कर ही अपने दादाजी की मोच थोड़ी ही देर में ठीक कर दी। तो आस्क मी, सर कह रहे थे बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा, अगर आपको कहीं समझ नहीं आता प्लीज डिस्टर्ब करिएगा। वो इसलिए करिएगा कि अगर आपको वही नहीं समझ आया तो आगे क्या समझ आएगा, तो मुझे आई डोंट माइंड, पर डिस्टर्ब इस तरह से करिएगा कि हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मैं क्योंकि समझाने आई हूँ, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं कुछ दे के जाऊँ। मैं अकेले बोलूंगी वन साइडेड तो हो सकता है आपका कुछ मिस हो जाए। आई डोंट वांट दैट, बिकॉज हमारा जो पर्पस है दैट इज ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। तो अगर हम एक एक को भी सिखाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये पदवी हम फैला सकेंगे। और अगर राइट नॉलेज नहीं होगी तो आगे राइट कैसे ट्रांसफर करेंगे, है ना जी। तो अच्छा, मैं प्रोफेसर पार्क जे-वू के बारे में बात कर रही थी। तो उन्होंने फिर अपनी फैमिली को ट्रीट करना शुरू किया, आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो डॉक्टर बन गए। लेकिन ये चीज अभी भी उनके माइंड में हमेशा रहती थी कि कुछ तो है, कुछ तो। फिर उन्होंने रिसर्च सेंटर खोला, बहुत बड़ी रिसर्चेस हुई इसके ऊपर, और बिल्कुल वही निकला जो था कि हमारी जो विकार है शरीर के, उसका इलाज हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में ही हमारी बॉडी का इलाज है। हमारी बॉडी की एनर्जी ही बॉडी को बैलेंस करती है। एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जीज, ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द द्रव्यास, फाइन, नथिंग एल्स। वात पित्त कफ भी तो यही है ना जी। तो उन्होंने जब रिसर्चेस करी तो बड़ी सिंपल चीज सामने आई जो 5 मिनट के अंदर भी पता लग जाएगी आपको। अगर हम सब अपना हाथ ऐसे करिए सब लोग अपने अपने हाथ ऐसे करिए, तो देखिए एक बार मैं बोलती हूँ जो कोई और नहीं बोलता, आप समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर भगवान ने ये अंगूठा हमें यहाँ ना दिया होता ना, तो पक्की बात है अंगूठा यहाँ होता। अब यहाँ तो बाजू थी तो उसको इधर होना पड़ा। तो अगर हम सुजोग पड़ेंगे तो हम इसको ऐसे करके देखेंगे। अभी हम कर रहे हैं तुल्यार्था, ठीक है जी। अब तुल्यार्था में एक इंसान ऐसे खड़ा है जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरी 2 टांगे हैं, 2 बाहें हैं, ये धड़ है, ऊपर सिर है, ठीक है। अगर हम इसको तुल्यार्था तुलना करेंगे, शरीर से हाथ की तुलना करेंगे, तो ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं, और मैं कह रही थी ना ये यहाँ होता, तो यहाँ हमारा ये फेस है और ये नेक है, ठीक है। तो देखिए कितनी ग्रेस है भगवान की। 3 जोड़ है हमारे पैरों में, एंकल, नी एंड हिप। एक जोड़, दूसरा जोड़, तीसरा जोड़। हाथों में कितने जोड़ हैं? 3 जोड़ है, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, ठीक है जी। अब बॉडी, मैंने कहा था हाथ को ऐसे करना का मतलब हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमारे इस हाथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये वाला हाथ, प्राइमरी कॉरस्पॉन्डेंस इधर हो जाएगी। अगर इस वाली बॉडी की इस साइड में प्रॉब्लम होती है तो प्राइमरी कॉरस्पॉन्डेंस इस तरफ हो जाएगी। और इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे 3 जोड़ नहीं है, 2 ही है ना, तो यहाँ पर कितने हैं? 2। तुल्यार्था कितना क्लियर, ठीक है जी। ये बात तो हो गई क्लियर। तो इससे क्या, मैं जरा सा और बता देती हूँ। जैसे सपोज टखने में प्रॉब्लम है तो हम कहाँ करेंगे इलाज, बताइए, डिस्टर्ब कीजिए मुझे, कहाँ करेंगे जल्दी से बताइए। मेरे लेफ्ट टखने में प्रॉब्लम है, कहाँ करेंगे इलाज? लेफ्ट हैंड के टखने को नहीं होगा, बताइए, पुराने ये नहीं सर, लेफ्ट, मेरे लेफ्ट टखने में प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड उठाएंगे ऐसे, और लेफ्ट पैर ये हुआ, ठीक है जी, उसका ये वाला जोड़, ठीक है। अगर किसी वजह से किसी की लेफ्ट उंगली इम्प्यूटेड है,
कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम सेकेंडरी कॉरस्पॉन्डेंस यूज करेंगे। उसमें भी जो लेफ्ट साइड पे उंगली आएगी यहाँ पर निक मिलेगा वो। ये बात हो गई क्लियर? ये टखना था, ऐसे ही नी का होगा, ऐसे ही हिप का होगा। इनमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि ये बात बड़ी सिंपली सबको समझ आ जाती है। अच्छा जी, अब उसके बाद आता है हमारा फेस एंड नेक। फेस एंड नेक में अगर कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर अगर हम उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर अगर एक लाइन लगा दे तो उसको नोज अगर हम इमेजिन कर ले बीच में, तो वहां पर आपको जैसे रनिंग नोज है, नोज की कोई भी प्रॉब्लम, नेजल प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज ऑफ नोज, तो वो यहाँ पर आपको दबाव से या रंग लगाकर, रंग कौन सा लगाना है ये बात की बात है, वो सिखा दिया जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके आसपास 2 आंखें हैं, इमेजिन करेंगे 2 आंखें, नीचे लिप्स हैं, लिप्स, गर्दन, ये गर्दन, ठीक है जी। ऐसे ही पीछे आएगा, पीछे क्या आएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ से शुरू होते हैं, ये नेक था, नेक के पीछे कौन सी वर्टिब्रे होती है? सर्वाइकल। कितनी सर्वाइकल्स होती है हमारी? 7 होती है। 1 से लेकर के 7 तक यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ तक ये आ गया। मैंने कहा था ना अंगूठा इधर है, फिर उसके बाद थोरेसिक्स आ जाएगा। यहाँ पर कितने थोरेसिक्स होते हैं? 12 थोरेसिक्स होते हैं, वो खत्म हो गए। उसके बाद कौन से वर्टिब्रे आते हैं थोरेसिक्स के बाद? लंबर कितने होते हैं? 5। ओके, अभी एक बीच में रोकती हूँ। यहाँ लंबर में आप देखते हो, जब हम अपनी स्पाइन की स्टडी करते हैं तो ऊपर छोटे छोटे मनके होते हैं, नीचे नंबर में जाकर के बड़े हो जाते हैं, उनके बीच में गैप्स होते हैं। और मजे की बात है, जब आप यहाँ आओगे ना, यहाँ पर भी आपको गैप्स मिलेंगे थोड़े बड़े। यहाँ पर अगर हम मेथी से ट्रीट करेंगे तो यहाँ हम चने ट्रीट करते हैं, थोड़े बड़े गैप मिलेंगे। और जिसको दर्द होगा उसका तो यहाँ पर एक हल्का हॉलो सा बन जाता है, ठीक है। उसके आगे सैक्रल होता है, ठीक है, वो भी 5 होते हैं। और इसके आगे कॉक्सिक होता है जो डिफ्यूज होती है, कॉक्सिक इज डिफ्यूज। तो कॉक्सिस एंड्स वेयर? इन द टेल बोन बिटवीन द हिप्स। तो ये देखिए यहीं पर आ गया ना, तो आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। किसी को नहीं समझ आया तो बता दीजिए, मैं यही क्लियर कर देती हूँ। ऑल क्लियर? इसमें और सुजोग में ये फर्क है कि यहाँ पर जो हम अब धड़ की बात करेंगे तो यहाँ से हम डायफ्राम डिवाइड कर देंगे। डायफ्राम जो लंग्स के नीचे होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट में हेल्प करता है स्पेस बनाने में, तो डायफ्राम से डिवाइड कर देंगे। इधर हमारी लंग्स आएंगी, इसके नीचे यहाँ पर हमारी इसोफेगस समझते हैं, फूड पाइप से नीचे यहाँ पर आपका स्टमक आता है, ठीक है। ये स्टमक से खाना कहाँ जाता है? कौन सी इंटेस्टाइन है? स्टमक से खाना यहाँ पर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट होते हैं, सबको पता होगा, इलियम, जोजेनम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ सीकम से, यहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है और यहाँ से आके इधर ऐसे बाहर, यहाँ से आप डीप कर देते हैं। ओके, तो इट इज क्लियर। और बैक पे हमारे जो वर्टिब्रे थे उसके आसपास 2 होंगी किडनी। अब मेरा एक क्वेश्चन और है, हाँ, तुल्यार्था और सुजोग में यहाँ फर्क आता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लंग्स थी और मैंने बताया था ना कि सुजोग में ऐसे करते हैं, तो इसमें लंग्स यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और दोनों ही वर्क करते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुजोग इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, सो उसको तो हम नकार सकते ही नहीं, ठीक है जी। इसीलिए पहले उसी का वर्णन किया है, बाकी चीजें करेंगे बाद में। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पीछे है। अब मेरी इस बात का कौन आंसर देगा कि मेरी राइट किडनी में प्रॉब्लम है, मेरी राइट किडनी में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका इलाज कहाँ पे करूंगी? मुझे बताइए जल्दी से। मेरा ये हाथ पे मुझे ट्रीटमेंट करना है, चलो राइट हैंड पे कर लो। मेरी राइट किडनी में प्रॉब्लम है, कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा? राइट साइड सर, राइट, नॉट लेफ्ट, राइट। हाँ जी, कहाँ पे? ऐसे बैक साइड में कहाँ? बैक साइड, ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ एक जगह, ये ऐसे बताओ, उंगली लगा तो कहाँ? यहाँ पे, ठीक है। क्यों यहाँ पे क्यों? किडनी बैक में तो है, लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग, जब हम आगे का, मैंने कहा था ना हाथ ऐसे करना, जब पीछे का करते हैं ना तो हम ऐसे करने लगते हैं।
हमने हाथ को ऐसे ही देखना है। अगर किडनी राइट साइड की है तो हमने इधर से राइट साइड लेनी है, तो मतलब इस तरफ अंगूठे की साइड में राइट किडनी का ट्रीटमेंट होगा। इसलिए मैंने जान के ये क्वेश्चन पूछा था। चलो नाउ दिस थिंग इज ओवर। सुजोग हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। सो कोई मुझे बताएगा कि कितने द्रव्य होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5। कौन बोल रहा है? हाथ कर। हाँ जी सर, कौन कौन से 5 होते हैं? भूमि, जला, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, क्लैपिंग इनके लिए। बड़ी सिंपल सी बात है, शुरू से हम सुनते आए हैं कि 5 द्रव्य होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंच महाभूत, सबने सब कुछ सुना हुआ है। अब आयुर्वेदा में इसका वर्णन है कि 5 नहीं 10 द्रव्य होते हैं। हाँ जी। सेम बात जब श्री राम भी एक बहुत बड़े चिकित्सक थे, आपको पता है, वो भी 10 द्रव्यों को लेकर के चलते थे। रामायण में भी इसका जिक्र है, चरक संहिता में भी इसका जिक्र है। लेकिन लोग 5 द्रव्यों से ही नहीं निकल पा रहे थे, तो 10 को तो क्या ही पढ़ते। तो अब हम 5 के साथ 5 जो है हमारे भौतिक जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसके साथ साथ 5 पराभौतिक, मतलब कि फिजिकल के साथ 5 फिजिकल एलिमेंट्स एज वेल एज 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स। वी विल स्टडी अबाउट ऑल 10 so that we can cure not only physical diseases but also mental. आप लोगों ने कोविड में देखा होगा, अटैक तो हुआ था फेफड़ों पे, अटैक तो, लेकिन आया क्या? डिप्रेशन। अब फेफड़े का इलाज करेंगे, डिप्रेशन का करेंगे जी? शरीर तो वही है, लंग्स का करेंगे, फेफड़ा इज ओके। तो शरीर तो वही है ना, तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम दूसरी आ गई, मेटाफिजिकल आ गई, तो उसका भी तो हम ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो बहुत जरूरी है हमें फिजिकल के साथ साथ मेटाफिजिकल के एस्पेक्ट को साथ में रखना। अब 5 जो मैंने अभी बताया था, जो पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके साथ जो 5 दूसरे वाले हैं, जो 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं, वो है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। अब आप अगर आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखना है तो ये आपको एक सीरीज में चलना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी अग्नि बोल दिया, कभी गगन बोल दिया, याद आया तो अभी पानी बोल दिया, नो, सीरीज में चलना पड़ेगा, तो आपका इलाज ऐसे होगा, आसानी से होगा। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सारे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हुए 5 भौतिक फिजिकल एलिमेंट्स, ठीक है जी। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये हुए 5 मेटाफिजिकल। आप लोगों को जो पेपर दे रखे हैं, जो आप लोगों को पेपर दे रखे हैं, उसमें सबके नंबर दिए हुए हैं। तो जो पहले नंबर पे है उसको पहले ही देंगे, जो दूसरे पे है उसको दूसरा नंबर देंगे। इंदु जी आप कुछ कह रहे थे? जो लास्ट वाला है वो क्या है? तम का मतलब क्या है? तम का मतलब क्या है? और काल का मतलब क्या है? आकाश का मतलब क्या है? यही तो समझाने में आई हूँ। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी, तो तभी तो आपको पता लगेगा ट्रीटमेंट कैसे करना है ना जी। तो अब हम वो शुरू करते हैं। 2 मिनट का पेशेंस रखिए, मैं जरा हाथ ड्रॉ कर लूँ इसके ऊपर, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथों में ही है। सब बताया था ना आपको, तो सुबह उठ के एक बार अपने हाथ के दर्शन सबको जरूर करने चाहिए। सुना हुआ है ना सबने? प्रभात कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। तो इसके साथ ही हम शुरू करते हैं अपना आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब ये है हमारा आकाश, वायु, उसी सीरीज में, ठीक है जी। अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हो गए 5 भौतिक, ठीक है जी। ये है जी काल, दिशा, मन, आत्मा,
तब क्या करोगे? वही अंधेर शुरू तम से करते हैं क्योंकि तब मैं क्या वही तो बता रही हूँ शुरू कर रही हूँ वहीं से कर रही हूँ ना। तम है शुरुआत सर। तम तम का एक मतलब है अंधकार, तम का दूसरा मतलब है ओरिजिन, तम का तीसरा मतलब है जहां से भी कोई चीज उत्पन्न हो कोई चीज, ठीक है। कोई भी बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब वो अंधकार में होता है, ठीक है। कोई भी पेड़ कितना भी हरा हो, कितनी भी आपको छाया देता हो, कितना फ्रूट देता हो, लकड़ी देता हो, सब कुछ देता हो, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो एक छोटा सा बीज था, अंधकार में से ही उत्पन्न हुआ था। हमारी उत्पत्ति जो है वो तम में ही होती है, क्रिएशन, तम इज क्रिएशन, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, और मैंने सबसे पहले तम को क्यों लिया, ये मैंने नहीं लिया, ये सीरीज में है, ये होना ही है, ऐसे ही होना है। हम भी तम से ही उत्पन्न हुए हैं, हमें तम में ही मिल जाना है, ठीक है जी। ओरिजिन, हम खत्म होंगे तो नया आएगा कुछ, कोई भी फॉरएवर नहीं है। सो हम तम को कभी नहीं भूल सकते, ठीक है सर, समझ आ गया। और तम होगा राइट हम। अब मैं आपको क्यों बता रही हूं यहां पर, मैं इसलिए बता रही हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रीनेटल स्टेज की प्रॉब्लम होती है, गर्भ से ही बीमार होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तब हम सिलेक्ट करेंगे राइट थंब, क्योंकि राइट थंब को अलॉट हुआ है तम। आ रहा समझ? प्रीनेटल डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, उन सबको ट्रीट करेंगे राइट थंब पे। आ गया समझ? नहीं आया तो मैं दूसरी तरह से भी समझा सकती हूँ, लेकिन समझ आना जरूरी है। जिसको नहीं आया प्लीज क्लियर करिए, मैं दूसरी तरह से भी समझा दूंगी, मुझे कोई ये दिजों में नकार से साथ में आ रहा हूँ। हर चीज ओरिजिन जो होती है ना सर, जो ओरिजिन होती है किसी भी चीज की, वो एकदम स्पष्ट सामने नहीं होती, वो नीचे से उत्पन्न होता है, छोटे से अंधकार से, ऐसे ही होता है। बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको कोई रोशनी नहीं मिलती, अंधेरे में होता है, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताइए तम का, किसी को पता है तो। बीज अंधेरे में होता है, बाद में पौधे पेड़ का मिल रहा है, बाद में कितना भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी चीज है उसकी शुरुआत तम से होती है। तो जो बच्चा शुरू से ही बीमार है, माँ के पेट से ही बीमार पैदा हुआ है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, उनका ट्रीटमेंट तम पे, मतलब कि राइट थंब पे ही किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, वो एक लंबी कहानी है, वो भी सीखना चाहिए। लेकिन फिर अभी आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो उसमें आपको इतना जान लेना भी काफी है कि थंब पे, राइट थंब पे। और उसका एक मैं बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के जाऊंगी, आपको कुछ इजी तरीके जरूर बता के जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक। अब ये हो गया शून्य, जीरो नंबर, इसको जीरो ही दिया गया है क्योंकि वो कितने साल का बच्चा था, वो 0 साल का बच्चा था, वो उसको जीरो ही, वो उसकी अभी उत्पत्ति हुई ही नहीं, ठीक है जी। क्लियर है ना? चलिए अब नंबर 1 की तरफ जाते हैं। नंबर 1 क्या है? आकाश। आकाश क्या है सर? आकाश क्या है? स्पेस। स्पेस क्या है? जैसे तम का बताया था, ऐसे कुछ आकाश का कोई बताइए प्लीज। खाली और कुछ बताइए। स्किन कवरिंग, खाली इज हाँ जी, कवरिंग, वेरी गुड, खाली एक्सेस। ठीक है जी। स्पेस क्या है? स्पेस या आकाश को हम बोलेंगे, जैसे हमारी धरती माता है, उसको एक ओजोन लेयर ने कवर कर रखा है। उस ओजोन लेयर को हम क्या बोलते हैं? खुद खड़े हुए कभी बोलते हैं आकाश में ये है, उस ओजोन जो लेयर है उसको हम बोलेंगे आकाश। दैट इज द कवरिंग ऑफ दिस अर्थ। आकाश इज द कवरिंग ऑफ दिस अर्थ। तो आकाश के गुण क्या होंगे? आकाश के क्या गुण होंगे? आकाश एक लाइट चीज है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रही हूँ कि हमारे पास टाइम कम है, मुझे बहुत पढ़ाना है, मैं चाहती हूँ सब कुछ देखे जाऊँ। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लेना, थोड़ा सा फास्ट चलूंगी मैं, ठीक है जी। आकाश में पोरोसिटी होती है, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स से क्या होता है? हमारी हवा अंदर बाहर, पानी ऊपर से नीचे, बारिश, भाप ऊपर, समझ रहे हैं सब कुछ। पोरोसिटी
इज देयर। और आकाश के क्या गुण होते हैं? इट इज लाइट, लाइट है तो ऊपर है, जो भी चीज लाइट है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। आकाश के और क्या गुण हो सकते हैं? हाँ जी, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट जरूरी, नॉट नेसेसरी। कंट्रोलर तो उल्टा हो गया, मतलब अलग हो गया। कंट्रोलर इज और कुछ प्रोटेक्शन जो दे आपकी बॉडी को, ठीक है, किसी भी चीज Just like umbrella. यस इट इज लाइक अम्ब्रेला। हाँ जी, सॉफ्ट, वेरी गुड, सूक्ष्म। चलिए अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी का आकाश क्या है? स्किन। चोटी से लेकर के पैर तक की शरीर की कवरिंग स्किन को बोलेंगे आकाश। सिर्फ यही का आकाश नहीं है, ये हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ पर, ये हार्ट की जगह, ठीक है जी, इसमें यहाँ पे CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पेस। इसके बीच बाद में भी एक लेयर होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं। तो ये प्लूरा जो है वो इसका आकाश है, वो इसका आकाश, वो इसकी कवरिंग है, कवरिंग। तो वो किसकी है? लंग्स की, ठीक है, ओके। अब हमारे पेट में क्या है? हमारे पेट का कोई आकाश है? सिरस मेम्ब्रेन जो होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा किसी के बनने लगती है तो उसको प्रॉब्लम होती है सिरस मेम्ब्रेन की, एसिडिटी की। तो वो क्या हुआ? पेप्टिक अल्सर जिसके ऊपर होते हैं, तो वो जो सिरस मेम्ब्रेन हो गया वो पेट का आकाश हो गया। अच्छा जी, हमारे हार्ट का भी कोई आकाश है? हार्ट के आकाश को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वेरी गुड। हार्ट की एक कवरिंग होती है, वैसे तो 3 लेयर्स होती हैं पर विल नॉट गो इन वेरी डिटेल्स। ओके, पेरिकार्डियम इज देयर, ओके। अच्छा, और उसके बाद और किसी चीज का आकाश? हमारे यूट्रस का आकाश होता है। फेब्रोइड कहाँ पे होता है? आकाश में। हमारे बॉडी में 10 होल्स है, 10 होल्स आर देयर, सबका अपना अपना आकाश है। उन होल्स में कहीं पर भी कुछ इतना सा भी कुछ आ जाए ना तो वो डिजीज है। तो वो किस चीज की डिजीज है? तो हम सॉल्व कहाँ करेंगे? इन सब की प्रॉब्लम्स में, इन सब की प्रॉब्लम में कहां पर करेंगे? आकाश, ठीक है, समझ आ गया? आकाश मतलब राइट, स्मॉल फिंगर। तो मतलब आकाश की कोई प्रॉब्लम होगी, अगर किसी को दाने हो गए, अब अगर किसी को कोई फाइब्राइड हो गया, फोड़ा हो गया, फिंसी हो गया, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ट्यूमर हो गया, हर चीज सॉल्व हो सकती है आकाश को अगर हम ठीक से पहचान लें कि ये प्रॉब्लम कहाँ की है, ठीक है। अब इसमें हम देखें इसके एट्रीब्यूट्स क्या है। हमारी बॉडी स्वेट निकालती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, किसके थ्रू? स्किन क्या है? आकाश। मैंने बोला था ना परमेबिलिटी। हमारा हर सेल का एक आकाश है। हर सेल के हर ऑर्गेनली, छोटे छोटे ऑर्गेनली, सबका एक आकाश है। आपने सुना होगा CSF, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड्स इधर और इधर जाते रहते हैं, टॉक्सिन बाहर निकलते रहते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ रीजनरेट हो जाते हैं, किसके थ्रू? आकाश के थ्रू। तो अगर हम कोई सेल्युलर लेवल पे प्रॉब्लम है तो हम सेल के आकाश को ट्रीट करेंगे, ठीक है। किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी के आकाश को करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर विद एवरीबडी। जिसको नहीं समझ आया तो मैं जब तक समझ नहीं आता आगे नहीं चलूंगी। सबको समझ आ गया? सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही समझने में, लेमन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज वायु। नेक्स्ट वायु है ना। वायु कहाँ है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट स्मॉल फिंगर इज वायु, फाइन। अब वायु के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वायु हवा, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जनरल गतिशील है, किसी भी चीज को स्पीड देना वायु का काम है, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। कोई चीज पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना वायु के, है ना जी। और कुछ वायु इज लाइट, वायु इज हार्श, सुखा देती है चीज को, ड्राइनेस। और कुछ
वायु हर जगह है। वायु किसके साथ मिलकर, अगर वायु अग्नि के साथ मिल जाए, बिना वायु के तो अग्नि उत्पन्न भी नहीं हो सकती, और अग्नि बंद भी करती है। बिना ऑक्सीजन के तो वो अलग बात है। यू आर राइट, अगर वो बढ़ जाए तो अग्नि को बंद कर देगी, अगर कम है। दैट इज वो TCM में पढ़ाते हैं हम, वेरी गुड। एनीवेज, तो वायु जो है अब हमारी बॉडी में कहाँ काम आती है? सांस लेने में। अच्छा, स्टमक का मतलब सबको गैस बनती है, हाइड्रोक्लोरिक, सब उसी की बात करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम है वो। सांस लेने में। सब एक सांस भी नहीं आ सकती बिना वायु के। और कुछ और वायु कुछ और कुछ वर्ड सब लाइफ है। हाँ जी, वायु अपने आप में लाइफ है। यस, उसके बिना लाइफ ही नहीं है। हाउ कैन यू ब्रीथ? और कुछ ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी सिस्टम बिना काम करेगा, बिना वायु के काम ही नहीं कर सकता। प्रेशर मेंटेन करना, कितनी स्पीड है उसी के ऊपर तो सारा प्रेशर है, स्पीड कम है या ज्यादा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, हर चीज, एक निवाला भी हम खाते हैं उसको कितनी देर तक पेट में रहना है, कब लार्ज इंटेस्टाइन, कब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर लार्ज में, फिर कब डिफिकेट होना है, उस सबका एक टाइम है, उसकी एक स्पीड है। जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको लूज मोशन, जिसकी स्पीड कम है तो यहाँ पर भी वायु की प्रॉब्लम आ गई। अब पता लग गया हमें वायु कम कब करनी है, कब बढ़ानी है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉट दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी इज यूरिनरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें यूरिन किसी का तो रुकता ही नहीं, ड्रिबलिंग ऑल द टाइम, और किसी को यूरिन आता ही नहीं, प्रोस्टेट। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आ रही है प्रॉब्लम्स? वायु को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा हमें 3 चीजें नहीं भूलनी चाहिए। वायु BBB, वन इज ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। दूसरा B है वायु कंट्रोल करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, ऑल फ्लूइड्स, यू अंडरस्टैंड? ओके। तीसरा बायो एनर्जी सब समझते हैं? ची समझते हैं? ची नहीं समझते? अच्छा, हमारे जो मेरिडियंस होती है इनके अंदर एनर्जी जो ट्रेवल कर रही होती है उसको कंट्रोल, अगर यही वायु विरुद्ध हो जाए तो क्या होता है? प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कॉन्ट्रवेक्शन आ जाए, उल्टी आ जाएगी, उल्टी चल गई ना, तो ये आ गई वायु की प्रॉब्लम्स। तो हमने कहाँ पर टोन करना है, कहाँ सेडेट करना है। अब वो उल्टी चल रही है तो हम सेडेट करेंगे, सीधी हमने उसको बढ़ाना है तो हम टोन करेंगे, ये भी साथ साथ में बता दिया मैंने आपको। तो वायु का ट्रीटमेंट कहाँ होगा? हमारी लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे। अब जब आप ये देखेंगे कि इन फिंगर्स को कौन से ऑर्गन अलॉट किए गए हैं, तब तो आपको और अचंभा होगा। मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने किया था तंग, ठीक है? ये आकाश था, आकाश में ऊपर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और नीचे आता है लंग्स। वायु में ऊपर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नीचे आता है हार्ट। मैंने आपको बोला था ना, हार्ट के लिए वो बीच वाले जो है वो इसमें जो आपको दिया हुआ उसमें टिश्यूज है, वो अगर मैं अभी समझाने लगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम 1 बाय 1 ही चलते, फिर कभी मौका मिलेगा। टिश्यूज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर आगे मजा आ जाता है। तो एनीवेज अभी हम इस तरह भी चलते हैं। तीसरा है अग्नि। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी एग्री? सबको पता है अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अग्नि में ऑर्गन कौन से हो सकते हैं फिर? जो पेपर दिया उसी से ही देख लो क्या है। स्टमक को मत बोलो ना फिर। सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कौन सी है हमारी बॉडी में? लिवर, नॉट लिवर। लिवर जो है वो आपकी जो पित्त है उसको बनाता है, जो आपका बाइल है उसको बनाता है। और लिवर के तो सबसे ज्यादा काम है
मैं आपको लिवर के बारे में एक बात और बता दूं लगे हाथ कि ये अकेला ऑर्गन है। अगर ये किसी वजह से इसको काट दिया जाए, सर्जरी जैसे होती है कई बार, ये रीग्रो कर जाता है। इट इज द ओनली ऑर्गन। एनीवेज, तो लिवर के सबसे ज्यादा काम है डाइजेशन में, ठीक है। तो हमें जठराग्नि जो होती है हमारी, जठर अग्नि सुना है ना, वो हमारी हमेशा प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हर समय इंसान भूखा रहेगा, ये प्रॉब्लम आ गई। डिजीजेस भी साथ साथ में बताती जा रही हूँ। अगर किसी कोई लोग खाना खाते ही इमीडिएटली पानी पी लेते हैं, कहते हैं ना जठराग्नि, बिल्कुल, तो फिर ये प्रॉब्लम भी आती है। तो जठर जो आपका गॉल ब्लैडर है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर में ये कह रहे थे गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल बनाता है, बाइल लिवर बनाता है और स्टोरेज होती है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर स्टोरेज हाउस है, ठीक है। फिर वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। वो हमारी जो डाइजेशन में ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अग्नि को ये 2 ऑर्गन दिए गए हैं, ठीक किया ना, ठीक है। तो जल नेक्स्ट है जल। ऐसे है यूरिनरी ब्लैडर और किडनी, जल में आया यूरिनरी ब्लैडर और किडनी। बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो कहां से निकलेंगे? यूरिन के थ्रू निकलेंगे। और किडनी का काम सबको पता ही है, फिल्ट्रेशन करना, है ना। ये अकेला काम नहीं है, पर वन ऑफ द जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो किडनी का यही है, ठीक है। तो हमारे टॉक्सिन्स निकालने में, अब अगर हम कहें कि जल की प्रॉब्लम आ गई किसी को, तो कौन सी प्रॉब्लम? मैं साथ साथ में प्रॉब्लम्स कवर करती जा रही हूँ क्योंकि टाइम यहाँ पर शॉर्ट है। तो क्या प्रॉब्लम होगी? जल की प्रॉब्लम। कौन सी डिजीज? डिसईज। जब इजी नहीं है इंसान, डिजीज कौन सी होगी? जल की। हाँ जी बताइए, जल की प्रॉब्लम कौन सी होगी? कोल्डनेस या लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर कहीं पर भी जल एक्यूमुलेट हो जाए, कहीं पर भी एक्यूमुलेट हो जाए, अब जैसे निमोनिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, है ना, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। एक सिंपल सी कहीं पर स्वेलिंग आ गई तो क्या हुआ, मतलब वो ठीक से नहीं है। अच्छा हाँ जी, जो स्वेलिंग एडिमा एक ही बात है। सीकेडी जो होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज, उसमें भी तो यही होता है ना, वो जो डायलिसिस दी जाती है वो यही तो करते हैं ना, वाटर निकालते हैं फिर उसके बाद, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और यही अगर जल की कमी हो जाए तो, डेफिशिएंट हो तो डिहाइड्रेशन, और फिर प्रॉब्लम कोई बात, डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाएंगे। जैसे ही हम एक निवाला भी मुंह में डालते हैं हमारे जूसेस सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जूसेस तो ऑल द टाइम चाहिए। और लिक्विड्स में और क्या क्या आ जाता है? लिक्विड्स में क्या क्या आ जाता है? पसीना, वेरी गुड। जल में और क्या क्या आ जाएगा? यूरिन आ जाएगा, और ब्लड आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड, और कुछ टीयर्स आ जाएंगे, और कुछ और क्या हो जाएगा? स्वेट हो गया, हाँ जी, और यूरिन हो गया, पस हो गई, यस, प्लाज्मा, स्लाइवा, प्लाज्मा, और कुछ सीमन, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। CSF, cerebrospinal fluid, ठीक है, ऑल कम अंडर दिस, अंडर द लिक्विड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पृथ्वी। सो पृथ्वी कहां पे आएगा? हमारी राइट रिंग फिंगर।
जी स्टमक, स्टमक पृथ्वी पे आया, क्यों आया? हाँ जी स्टमक, स्टमक का क्या काम है? पृथ्वी के एट्रीब्यूट क्या है? पृथ्वी के एट्रीब्यूट है कि ये, हाँ जी सभी चीज एक्यूमुलेट कर देती है। वेरी गुड, ठीक है जी। सबसे भारी तत्व अगर कुछ है तो वो पृथ्वी है। जैसे सर ने बोला सब कुछ वो माँ है, सबसे बड़ी बात माँ, वो एक स्टिल होएगी, एक ही जगह पर बैठी रहेगी, धरती माता, सारा कुछ उसके अंदर, हर दुख दुनिया का वही ले लेगी, हर दूसरे जो आकाश वायु अग्नि जल उसी में समाहित है, और वो फिर भी स्टेबल, स्टेबिलिटी, ठीक है। और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है पृथ्वी का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? इतना कुछ हम करते हैं बॉडी के अंदर, ये सब कौन कर रहा है? स्टमक। स्टमक में एक्यूमुलेट होता है पहले खाना, फिर आगे जाता है, सीधा ही फूड पाइप लेके स्टमक के अंदर, ठीक है। एनीवे स्टमक की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक मिनट, एक ही करके बोलो, समझ में आया? हाँ जी, स्टमक की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गैस, एसिडिटी, कब्ज, सबसे पहले तो कब्ज है, पेट वाली समस्या, पेट का दर्द, ठीक है। जो डाइजेशन की प्रॉब्लम्स बताइए बेसिकली इन्होंने, वो तो है ही है। पृथ्वी में जो भी सॉलिड चीजें हैं, नॉट ओनली स्टमक, मैंने बताया था ना वो सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड। क्या क्या है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में बोन्स है, बोन सॉलिड, बोन्स है ना, या फिर और भी कोई सॉलिड चीज है, वो पृथ्वी के अंदर ही काउंट होगी। जैसे कि एलिमेंट्स में अगर हमारे नोड्स आ जाते हैं, कहीं पर कहीं गांठें पड़ गई, वो भी पृथ्वी में ही आएगी। फाइब्रॉइड आ गया कहीं पर, ट्यूमर आ गया, तो उनको हम पृथ्वी से ही सॉल्व करें, उसकी पृथ्वी बढ़ गई, उस चीज की पृथ्वी बढ़ गई, ठीक है ना। और इसमें सबसे कम परमेबिलिटी होगी, मतलब वो ठोस है, उसके अंदर बाहर आना जाना मुश्किल है, तो इसीलिए वो 10 की 10 जहां पर नोड गांठ पड़ी हुई है, दैट इज योर पृथ्वी। ये थे 5 फिजिकल एलिमेंट्स। सबको समझ आ गए? कौन कौन से थे? एक ही स्वर में बोलो तो ज्यादा अच्छा है। अरे मैंने तो पेपर में रखे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ऐसे करेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, इधर उधर जाएंगे तो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है काल। काल क्या होता है? कौन बताएगा? समय। ओके, और कुछ? डेथ इज, ठीक है, वो भी किसी काल में होती है। एस्ट्रोलॉजी से आप अच्छा जी, काल की बात हो रही थी, तो काल जो होता है वो हम बोलते हैं ना, ये प्रातः काल में हुआ, ये क्यों बोलते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन किसी भी चीज की, एंड एवरीथिंग हैज टू हैपन इन वन और द अदर टाइम, ठीक है ना। हर चीज का टाइम है, बच्चा पैदा हुआ उसका एक टाइम है, उसके गर्भ का एक टाइम है, अगर उस टाइम से पहले हो जाए तो दूसरी प्रॉब्लम है, बच्चा ओवर ड्यू हो जाए तो दूसरी प्रॉब्लम है। ये एक एग्जांपल हुआ। उसके बाद हमारे औरतों के मेंसेस का एक टाइम है, 28 दिन का साइकिल है। अगर 28 दिन में आ जाए वेरी गुड, उससे 2-3 दिन आगे पीछे आ जाए कोई बात नहीं, और अगर वो 15 दिन बाद मेंस्ट्रुएट होती है तो एक प्रॉब्लम है, 45 दिन बाद होती है तो दूसरी वाली प्रॉब्लम है, जनरली पीसीओएस वगैरह में होता है, तो ये एक बात हो गई। और काल की क्या प्रॉब्लम? एवरीथिंग विच इज हैपनिंग हैज टू हैपन
विद इन सम काल। साल के 4 महीने ठंडे, 4 महीने गर्म, ये ऋतु, स्प्रिंग ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई, सब आ गया, वो इट हैज टू हैपन अकॉर्डिंग टू सम काल। 12 मार्च को अगर ऐसा मौसम होता है तो ये नहीं कि ऑल ऑफ द सडन कभी तो ठंड में आ गया 12 मार्च, कभी गर्मी में। एक काल, एक फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स पीरियड होता है हर चीज का, ठीक है। अगर वो काल में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या आएगा? बीमारियां, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, काल से तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। तो काल के अंदर हम अगर किसी ऑर्गन को ले तो क्या आएगा? कौन सा ऑर्गन आएगा काल को रिप्रेजेंट करेगा? नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बेस्ट काल को डिनोट करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या होंगे? काल के जो ऑर्गन है बताइए, आपका पेपर है स्पाइन, पॉन्स और मेडुला। पॉन्स क्या होता है? हड्डी है। पॉन्स हमारा जो हिंड ब्रेन होता है पीछे, हाँ, जो मिड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो हिंड ब्रेन है उसका पहला पार्ट है मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, फिर मेडुला। पॉन्स इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला। तो ये दोनों आ जाते हैं क्योंकि ये ब्रेन से किस तरफ कनेक्शन कर रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। स्पाइनल ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, तो ये काल में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो स्पाइन की ही आती है हमारे पास, तो हम 6 नंबर को तो बहुत ज्यादा लेते हैं। इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो सर्वाइकल के मणके हैं वो तो है बोन्स, वो तो है पृथ्वी, लेकिन उसके बीच में से इसके बीच में ये डिस्क होती है, यहां से हमारी ये डिस्क होती है, ये दोनों को एक तरह से कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो यहां से नर्व्स जो निकलती है ना, ये है नर्वस सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 6 नंबर की उंगली पर हम नर्वस सिस्टम की जिन्हों की नसें दबी हुई हैं, जो नर्व्स कंप्रेस्ड हैं, वो सप्लाई करती हैं, या सर्वाइकल की जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं हमारे हाथों को और हमारे कंधों को यहाँ से। फिर उसके बाद जो थोरेसिक्स की नर्व्स होती हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जनरली, अगर होती हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करती हैं। फिर उसके बाद जो लंबर है L4 L5 की प्रॉब्लम वेरी कॉमन, शार्टिक प्रॉब्लम, शार्टिक का भी तो नर्व ही है, जब वो उसमें कंप्रेशन आ जाए या उसमें डीजनरेशन आ जाए तो जो डिजीज आती हैं वो स्पाइन की वजह से आती है। तो उनको हम सॉल्व करेंगे फिंगर नंबर 6 पे, ठीक है जी। समझ आ गया काल की फिंगर। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो द्रव्य है वो है दिशा। अब दिशा क्या है? डायरेक्शन, वेरी गुड। ऊपर क्या है? दिशा में ये ऑर्गन क्यों आए? सेरेब्रम का मतलब समझते हैं सब? ब्रेन का एक पार्ट है, जो ब्रेन है हमारा, जो मैंने थोड़ी देर पहले मिड ब्रेन की बात की थी, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला यहाँ पर होता है। इसके पीछे अगर आप देखोगे इंटरनेट पे देखना, इतना छोटा सा ऑर्गन है सेरेब्रम। उस सेरेब्रम का काम है हमारे को बैलेंस करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। आप लोगों ने डिजीज सुनी होगी, आप लोग सब थेरेपिस्ट हैं, सब सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल एटेक्सिया, सेरेब्रल एट्रोफी,
तो उसमें क्या होता है, सेरेब्रल अटैक्सिया में क्या होता है, गेट की प्रॉब्लम होती है, GAIT। गेट का मतलब होता है चाल, कि वो जिसको सेरेब्रल एट्रोफी होगी ना वो शराबी की तरह चलेगा, ऐसे 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 करके, वो ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, ठीक है, उसको ये प्रॉब्लम आएगी। चक्कर आना भी कहते हैं। नहीं, शराबी की तरह ही मूव करे, बिकॉज उसकी बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। वो सर्वाइकल, वो जो आप चक्कर की बात कर रहे हो ना, वो C1 C2 के बीच में आता है। वो जो फर्स्ट C होती है ना, एटलस, और इसके नीचे एक्सिस होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है। वो मैं बाद में बता दूंगी, दूसरा जरूरी है। जरूर बताऊंगा, तो जरूर। पहले से प्रॉब्लम हाँ जी, पहले से पैरालाइसिस वो भी बता दूंगी। अभी हम जो बात कर रहे हैं पहले हम उसको क्लियर करते हैं, जो जो पूछना है वो मैं बता दूंगी। हाँ जी, बता देती हूँ। अभी मैं जो कह रही हूँ पहले ये सुन लीजिए, क्योंकि ये इसको अलॉट किया है इस फिंगर को, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहे थे सेरेब्रम। अच्छा, वो हाथ पैर वो जो क्या है वो वायु है सर, हाथ पैर वो शेकिंग, ट्रेमर्स, दैट इज वायु, वायु बढ़ गई, वायु कम करते हैं इस केस में। कहीं के हाथ को काम करना बहुत आते हैं ऐसे केसेस, हाथ पैर में वाले तो बहुत ट्रेमलिंग बहुत है, बहुत है, वो वायु कम करेंगे, ठीक है। और कईयों की ट्विचिंग होती है ऐसे ऐसे हर समय, ऐसे ऐसे होते हर समय ट्विचिंग। फेशियल पाल्सी, वो उसको क्या बोलते हैं सर, फेशियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी, ऐसे मुंह हो जाता है एक तरफ, ऐसे ऊपर चला जाता है। हाँ, तो पाल्सी मींस लकवा ओनली। तो बेल्स पाल्सी होते हैं, वो दैट इज नंबर 2, वो भी वात ही है, वो वायु का दोष, वात दोष, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम बात इक्विलिब्रियम की कर रहे हैं इस समय। तो जो सेरेब्रम है उसका काम है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है ना। तो कितनी, देखो कितनी, जिसने सोचा होगा कितना अच्छा दिशा उसकी सही रखना, तो दिशा में भी है। अब दिशा में अगर हम, ये तो फिजिकल लेवल है, अगर हम मेटाफिजिकल लेवल पे दिशा को सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजकल बच्चे लोगों को बिगड़ रहे हैं। हम कहते हैं इसकी ना दिशा बिगड़ रहा है, ये स्मोकिंग कर रहा है, टबैको खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत संगति में चले गए, बच्चे की दिशा सुधारनी है। तो उस केस में भी हम दिशा को ही लेते हैं। ये हो गया मेटाफिजिकल लेवल, ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट है मन है नंबर 8। मन पे कौन से ऑर्गन आते हैं? ब्रेन, हाँ, मिड ब्रेन, और आएगा यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम। हाँ जी, मिड ब्रेन का मैंने पहले भी बताया था। मिड ब्रेन कहाँ से आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला तो आ गया। मिड ब्रेन कोर ऑफ द ब्रेन से, अंदर से निकलता है यहाँ पर, ठीक है। आज मेरा मन नहीं है ये करने का, ये मन कहाँ से आया? कोर ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन। मन और ब्रेन में क्या फर्क है? मन और दिमाग में क्या फर्क है? ब्रेन फिजिकल है, मन दिमाग को आप देख सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं। दिमाग के कई पार्ट हैं, कॉर्टेक्स भी है, मन का चंचल है कितना भी बहुत चंचल है, ठीक है। लाइट चलेगी पंखा बंद हो। मन जो है, आई लव यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट बोलते हैं कॉमनली। व्हाट इज द कोर? डीप इनसाइड। सो मन इज अ स्टेशन which is somewhere deep inside your brain, ठीक है। तो उसका स्पेस हमने मन पे दिया है। पिटवाने वाले काम मत सिखाओ। हाँ जी, पिटवाने वाले काम मत सिखाओ। क्यों? आप अपनी मदर से प्यार नहीं करते? आप अपनी मदर से प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम तो सबसे प्यार करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से बात, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को कौन कौन समझ सकता है? जो ये बता देगा ना उसको मैं अभी गिफ्ट दूं। इमोशंस, आप नहीं मैम। लिम्बिक सिस्टम इज आवर बिहेवियर एंड इमोशंस। ये भी एक सिस्टम है, बिहेवियर एंड इमोशन। जो आपके, अब मन पे तो आना था, ये और कहाँ जाता? इमोशंस कहाँ जाते हैं?
आज मेरा मन नहीं है ये करने का, तो कोई भी हार्मोन कुछ करा ले, मैंने कुछ करना ही नहीं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन चाहे तो सब कुछ कंट्रोल कर ले। मन वायु से भी चंचल है। मैंने आपको बताया कि गतिशील है वायु, वायु भी कुछ नहीं है। वायु भी यहाँ से वहां जाने में एक पर्टिकुलर टाइम में ही पहुंच सकती है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मन में रहा है कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, घर में क्या बना है। मैं यहाँ पर, आप मेरे सामने यहाँ तो बैठे हाँ हाँ कर रहे हैं, ये दिमाग में ये है कि मेरे वहां पे वो वेट कर रहा है मन। सो मन सबसे ज्यादा गतिशील है। मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। सो मन की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम मन वाली फिंगर से ठीक कर सकेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। और कुछ आजकल तो ये फिंगर बहुत यूज होने लग गई। पहले हम इतनी फिंगर ये वाले यूज नहीं करते थे, अब तो बहुत यूज होने लग गई, क्योंकि आजकल बच्चे घर में बैठे रहते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट नहीं है, हार्मोन्स उतने ही सेक्रेट हो रहे हैं। मन नहीं खराब होगा तो क्या खराब होगा। ठीक है जी। डिप्रेशन, सप्रेशन, लिम्बिक सिस्टम, क्या मतलब बिहेवियर की प्रॉब्लम्स, तो ये सारे मेटाफिजिकली तो है। तो क्या एंजाइटी, तो ये वाली प्रॉब्लम्स क्या नहीं आ रही हैं। तो हम क्यों सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स पढ़ेंगे, हम मेटाफिजिकल भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं मन की फिंगर से। तो मन जो है सबसे चंचल, अभी बोला था ना, मन तो चंचल है, इतना चंचल कि सबसे चंचल। ठीक है। तो अभी जैसे मैं उस दिन भी बता के गई थी कि सोने के लिए इंसोम्निया की जिसको प्रॉब्लम है, उनको हम यहाँ पर दो डॉट्स लगाते हैं ना, उसमें भी तो हम मन को ही, यहाँ नंबर 7 आता है, यहाँ नंबर 8 आता है, तो हम यहाँ पर भी तो मन को ही कंट्रोल कर रहे हैं। इधर उधर ध्यान सारी रात ना जाए, शांति। तो मन के ऊपर ही काम करें, दिशा और मन के ऊपर। ठीक है। आपके पास चरक 1 है, किसी के पास चरक 1 एक किताब है, इसमें पेज नंबर 82 83 कुछ होगा, उसमें सब लोग एक बारी फोटो ले लेना। उसमें एडिक्शन के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आजकल एडिक्शन के लोग, जो सिगरेट पीता है उसके, जो बिगड़ गया बच्चा किसी का, गलत कंपनी में चला गया है उसके, इस तरह के बहुत सारे, हर तरह के एडिक्शन। आजकल तो बहुत एडिक्शन चीजों की होती है। बाद में ले लेना प्लीज, अभी क्लास। ठीक है जी। तो समझ आ गया। अब कौन सा रह गया, एक रह गया, प्रकाश, आत्मा, प्रकाश, आत्मा। प्रकाश और आत्मा एक ही बात है। आत्मा तो सबको ही पता है, आत्मा जिस दिन शरीर छोड़ के गई तो फिर ये 6 7 8 9 नहीं है। काल, दिशा, मन, आत्मा, मन और तम नहीं है। फिर वो पंचभूत, बिल्कुल। फिर उसके अंदर कुछ भी मेटाफिजिकल नहीं है, फिजिकल है, वो भी थोड़ी देर का मेहमान, उसके बिना कुछ नहीं है। वी आर नथिंग, वी आर नॉन लिविंग थिंग विदाउट आत्मा। तो आत्मा की क्या बीमारी हो सकती है बताओ जी। आत्मा की भी कोई बीमारी हो सकती है। एनर्जी वेस्ट होती है, आत्मा मर गई। आत्मा मर गई, इसकी आत्मा मर गई। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, आत्मा इज ओमनीपोटेंट क्रिएटिव फोर्स ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। एनर्जी सोर्स, इंफीरियर एंड सुपीरियर, एंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ फंक्शन। मतलब आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इट मेंटेन्स द हार्मनी एंड जॉय एंड सैडनेस। क्लियर।